वेलकम टू बाय साइंस एकेडमी। आज हम जेनेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस कवर नहीं हो जाता है। हम यहाँ ईजीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। इससे आपके माइंड में हर एक टॉपिक की पिक्चर क्लियर होती जाएगी। इससे आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या हम जेनेटिक्स सीखने को तैयार हैं? ठीक, देखो, जेनेटिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर 2 से 3 ही टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ये सबसे इजी टॉपिक है। आज ये बात मैं बोल पा रहा हूँ, कल यही बात आप बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हम जेनेटिक्स पढ़ने को तैयार हैं? आ जाइए मेरे साथ, तो हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, क्रॉसिंग ओवर, पेडिग्री, रिकॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ने से पहले एक बार हमें सिंपल सी चीज़ें जान लेनी जरूरी है जेनेटिक्स के बारे में। उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे आएंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का इतना सा मतलब, एकदम सिंपल सा मतलब है स्टडी ऑफ जीन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टडी ऑफ जीन। तो किस तरह की स्टडी हम करते हैं इसमें? या हम ये करते हैं कि कैरेक्टर कैसे पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। इतनी सी जेनेटिक्स है। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? स्टडी ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे हमें एक टर्म देखने को मिली है नई, जीन। तो व्हाट इज जीन? तो इतना सा ही है जीन के बारे में, सेगमेंट ऑफ DNA which show transcription. A segment of DNA which show transcription is known as gene. देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली है, हमने बोला एन सेगमेंट ऑफ DNA which show transcription। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरा DNA ही ट्रांसक्राइब होता है? तो नहीं, पूरा DNA तो ट्रांसक्राइब नहीं होता है, एक सेगमेंट होता है, छोटा सा शॉर्ट सेगमेंट। तो कौन सा वो सेगमेंट है जो ट्रांसक्राइब होता है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। कंप्लीट DNA ट्रांसक्राइब नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट होगा जो ट्रांसक्राइब होगा। अभी के लिए हम इतना सा याद रखते हैं कि सेगमेंट ऑफ DNA विच शो ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज जीन। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखने को मिली है कि एक टर्म और देखने को मिली है, DNA। व्हाट इज DNA? DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बोले ये इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये क्या होती है? एनसीईआरटी की पहली ही लाइन है, एलिफेंट प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट, ह्यूमन प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट, ह्यूमन प्रोड्यूस बेबी ह्यूमन। तो ऐसा ही क्यों होता है? वाई एलिफेंट प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट, वाई नॉट ह्यूमन, वाई नॉट अदर ऑर्गेनिज्म, वाई ओनली बेबी एलिफेंट? तो यही तो है स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। और यही सब चीज़ें हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो किस टाइप की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गई? स्पीसीज स्पेसिफिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में हमारे एक साइंटिस्ट थे, मेयर साहब, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट? उनके अकॉर्डिंग स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब इतना सा ही था कि 2 अपोजिट सेक्स होने चाहिए एक ही ग्रुप के, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोजेनी बनाए, और वो प्रोजेनी भी फ्यूचर में सर्वाइव करे, और साथ में वो भी रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए, प्रोजेनिस बनाए। इसी को क्या बोलेंगे हम? स्पीसीज। किसने दिया था? मेयर ने। क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट को? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं किसी और ऑर्गेनिज्म को बना लेता है?
इसके पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक है, वो चलो यहीं देख लेते हैं। देखो जेनेटिक मटेरियल क्या कैरी करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये था क्यों नहीं कोई ऑर्गेनिज्म बना लेता है, वाई एलिफेंट प्रोड्यूस बेबी एलिफेंट, वाई नॉट अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये देख लेते हैं हम क्यों नहीं कर सकता है। देखिए हमने लिया यहाँ पे ह्यूमन, उसका डीएनए निकाला, डीएनए 1, ये ले लिया मेल और ये ले लिया हमने फीमेल, ह्यूमन ही। इसका भी डीएनए 1 लिया है, इसका भी डीएनए 1 लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलिफेंट, इसका भी हमने डीएनए 1 ले लिया है। इसके डीएनए 1 के ऊपर है ए बी सी डी जीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए बी सी और डी, ये सेम जीन। अब देखो डीएनए 1 लिया, सेम जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट हो गए, डीएनए 1 के ऊपर सेम, ह्यूमन फीमेल के अंदर डीएनए 1 के ऊपर सेम जीन होगी। सपोज कीजिए कि यह हाइट वाली जीन है तो यहाँ पे भी हाइट वाली जीन होगी। लेकिन अगर हम ये एलिफेंट के अंदर देखते हैं तो डीएनए 1 के अंदर हो सकता है कि हाइट वाली जीन ना होके या ईयर वाली जीन हो, और हाइट वाली जीन किसी और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हो। जब ये क्रॉस करेंगे, जब ये मेटिंग करेंगे, जब ये फ्यूज होंगे स्पर्म और ओवा, तब क्या ये फ्यूज हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। यही तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, और यही तो हमारा डीएनए क्या कर रहा है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो आपको आ गया। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स में हम एक्चुअल में पढ़ाई क्या करते हैं। वाई वी आर सिमिलर टू पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट जैसे ही क्यों दिखाई देते हैं, क्यों हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं? सिमिलर हैं तो कितने सिमिलर हैं, डिसिमिलर हैं तो कितने डिसिमिलर हैं, कितना हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। देखो जब बेबी बोर्न होता है तब ऐसे बोलते हैं ना कि देखो इसकी नोज़ तो अपने पापा पे गई है, इसके लिप्स तो अपनी मम्मी की तरह गए, इसका फोरहेड तो अपने दादाजी की तरह गया है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे कि इसकी नोज़ तो पड़ोस वाले रामू चाचा से मिलती है, इसकी नोज़ तो पड़ोस वाले रामू काका से मिलती है, ब्लंडर हो जाएगा, बोल मत देना ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ तक क्लियर है सब। अब यही बात देख लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कितना रिजेंबल करते हैं, कितने सिमिलर और कितने डिसिमिलर, और डिसिमिलर हैं तो क्यों डिसिमिलर है। एक ही पेरेंट्स के प्रोजेनी हमारे सिबलिंग्स हमारे जैसे नहीं है। आपके और आपके सिबलिंग की हाइट देखो, आप डिफरेंस दिखेगा आपको। सिर्फ हाइट ही नहीं, आइज कलर भी देख लीजिए, बॉडी शेप देख लीजिए, फेस स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्टिवनेस देख लीजिए, इंटेलिजेंस देख लीजिए। हो सकता है कि आपका भाई या आपकी बहन आपसे ज़्यादा एक्टिव हो सकता है कि उसकी बॉडी थोड़ी अलग हो सकता है उसकी हाइट थोड़ी अलग हो। सेम पेरेंट है, इसके अंदर सेम पेरेंट इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी कैसे हो गया ये इतना डिफरेंस? सेम पेरेंट इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी इतना डिफरेंस कैसे है? ये सिबलिंग्स के अंदर भी डिफरेंस है, सेम पेरेंट के होने के बाद भी। देखो ये बात तो हमें पहले से पता थी कि कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। हमारे पूर्वज भी ये बात जानते थे कि कैरेक्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं और वेरिएशंस भी आते हैं। इसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने एनिमल्स में अच्छी ब्रीड बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की ब्रीड बनाने के लिए सिलेक्टिव मेटिंग की। उन्होंने देखा कि देखो ये मेल है, ये काफ़ी और मेल के कंपेयर के अंदर फिट है, ऐसे एक फीमेल है, हम क्यों ना इनकी मेटिंग करवा देते हैं।
इससे इनके प्रोजेनिस क्या आएंगे, और बेटर आएंगे और बेटर फिट होंगे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अपन को फ़ायदा होने वाला है। ये पूर्वज हमारे ये जानते थे कि कैरेक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है और डिफरेंस भी है, इसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया, लेकिन ये डिफरेंस कैसे आता है उनको बिल्कुल नहीं आइडिया था। नो डाउट उनको ये पता था कि वेरिएशंस हैं और कैरेक्टर्स हेरिडिटी हैं, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं बिल्कुल आइडिया नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना ही तो जेनेटिक्स है। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसी को तो जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम जेनेटिक्स आपको आ रहा है यहाँ तक समझ में? देखो, टर्म ऑफ जेनेटिक्स कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन, ये याद रखेंगे हम। इतना सा हम याद रखेंगे कि विलियम बेटसन ने क्या दिया था, जेनेटिक्स नाम किया था। ये वर्ड सबसे पहले यूज़ किसने किया था, विलियम बेटसन ने। ठीक है, इतना सा हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको पता चल गया क्या है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स, इतना सा जेनेटिक्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेनेटिक्स। Each organism give birth to an offspring having similar structure and characteristic। ये बात मैंने बता दी आपको कि each organism, देखो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं like begets like, क्यों हम अपने पेरेंट्स जैसे ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर 2 आइज हैं, पेरेंट्स के भी 2 आइज हैं और प्रोजेनिस के भी 2 आइज हैं, 2 लेग है, 2 हैंड है, 2 हाथ है। यही डॉग के अंदर देख लेते 4 लेग है, पूंछ है। ये इसी में मिलेगी, आदमी में नहीं मिल जाएगी। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये स्टार्टिंग में आपको क्लियर है। वाई वी आर सिमिलर टू पेरेंट्स, वाई वी आर सिमिलर टू पेरेंट्स, इसी को तो पढ़ना जेनेटिक्स बोलेंगे हम, यही तो जेनेटिक्स है, इसी को तो पढ़ना है। वाई वी आर सिमिलर टू पेरेंट्स। देखो एक चीज़ और कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो हम कैरी करते ही हैं, उस इन्फॉर्मेशन ये होता है कि हमारे हर एक ऑर्गन की पोजीशन भी फिक्स्ड है। क्यों नोज़ की जगह नोज़ ही है, क्यों नहीं ईयर आ जाता, ईयर की जगह क्यों ना आई चली जाती। तो ये इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है और इनकी पोजीशन फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। कल को कितना ख़राब लगेगा कि ईयर्स की जगह आइज आ रही है, इधर देख रहे हैं हम। तो हर एक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स है, हर एक ऑर्गन की लोकेशन फिक्स है, उनकी पोजीशन फिक्स है। तो ये कैसे हुआ कि आइज की जगह आइज ही क्यों, ईयर की जगह ईयर ही क्यों, ईयर की जगह ईयर ही क्यों, है ना। इसी को बारे में पढ़ना हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। ये सब चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। एक बार हम बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद की जेनेटिक्स हम देखेंगे, एकदम ईजी लगेगी आपको, ईजी लगेगी एकदम। नेक्स्ट जेनेटिक्स, देखो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। 2 टर्म आई यहाँ पे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक। इसके अंदर हम क्या पढ़ाई करते हैं जेनेटिक्स में, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। पहली चीज़ कि करेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है, वेरिएशन ये डिफरेंस कैसे आया, कि सेम पेरेंट इन्वॉल्व है लेकिन सिबलिंग्स के अंदर डिफरेंस कैसे आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, दोनों को जेनेटिक्स। जेनेटिक्स 2 टर्म से बना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इन दोनों की स्टडी करना है क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का इतना सा मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर या ट्रांसफर ऑफ द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज नोन एज हेरिडिटी। करेक्टर्स का अपने पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जाना हेरिडिटी है। एक नया टर्म और है, इनहेरिटेंस। देखो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि हेरिडिटी में हम देखते हैं कि करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, करेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। लेकिन जो करेक्टर का ट्रांसमिशन है या ट्रांसफ़र है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। करेक्टर का
पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाना हेरिडिटी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कैरेक्टर्स का प्रोजेनी में जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इनहेरिटेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको आ गया जेनेटिक्स के अंदर दो टर्म है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी आपको क्लियर है? अब देख लेते हैं कि वेरिएशंस क्या है। पहली चीज़ हेरिडिटी के हम अंदर क्या देखते हैं कि करेक्टर ऑफ पेरेंट्स प्रोजेनी में कैसे जाते हैं। तो हम देखते हैं हाउ करेक्टर आर पासेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये करेक्टर कैसे जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ध्यान रखना कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और कितनी अच्छी बात है कि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यही वजह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि हमारे अंदर वेरिएशंस हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यही वजह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह कि हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, और वेरिएशंस हैं मतलब इवोल्यूशन है। तो दैट मीन्स हाउ कैरेक्टर आर पासेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वजह है वेरिएशंस का, ठीक है। और ये वेरिएशंस की वजह से ही हम पॉलीमॉर्फिक हैं। एक ही स्पीसीज होने के बाद इतना डिफरेंस कैसे? वही तो पॉलीमॉर्फिक है। और ये डिफरेंस कैसे आया, ये हमें आगे देखेंगे कि वेरिएशंस आ कैसे रहे। वेरिएशंस का मतलब इतना सा ये चेंजेस, डिफरेंस, ये वेरिएशंस कैसे आए, वेरिएशंस का कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे। तो देखो यहाँ तक आपको आ गया कि कैरेक्टर कैसे पास होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? हमें पता चल गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस प्रोसेस से। ये देखो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेल डिवीजन, यहाँ पे आपको मियोसिस क्लियर होनी चाहिए। इतने बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो एक वीडियो लेक्चर और आ जाएगा सेल डिवीजन के ऊपर, क्योंकि आपको मियोसिस तो आना बहुत ज़रूरी है जेनेटिक्स के लिए। पहली चीज़ तो ये। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन पार्ट्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर एक मियोसिस प्रोसेस चलती है। वहाँ जर्म सेल से गेमिट्स बनते हैं। जर्म सेल से क्या बनते हैं? गेमिट्स। जर्म सेल्स ध्यान रखना डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्म बनाने वाले जर्म सेल का नाम क्या है? स्पर्मेगोनिया। और जो एग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उगोनिया। ये क्या है? डिप्लॉयड है। जो गेमिट्स बनेंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉयड। याद रखिएगा ये बात, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जर्म सेल्स आर डिप्लॉयड बट गेमिट्स आर हैप्लॉयड। ओके, क्लियर है इतना? तो क्या होता है कि मेल के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनेंगे? एग। जब ये फर्टिलाइज होंगे, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह ही है कि वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। क्लियर इतना? अब देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएशंस। याद रखिएगा ये बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जिसकी वजह से वेरिएशंस आए। तो वेरिएशंस कैसे आए वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज वेरिएशंस। व्हाट इज वेरिएशंस? वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन का इतना सा मतलब है डिफरेंस, चेंजेस। किसके बीच में? प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में भी डिफरेंस। आप खुद देखो कि देखो मम्मी की हाइट सपोज कीजिए 5 फुट है, पापा की हाइट क्या है? 6 फीट। अब बेबी इन दोनों की हाइट का नहीं है। जो बेबी बन रहा है इन दोनों की हाइट का नहीं है। पता चले कि जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ना तो वो 5 फुट का ना वो 6 फीट का, बीच का भी हो सकता है, या इन दोनों से भी ऊपर हो सकता है, इन दोनों से भी नीचे हो सकता है। तो ये वेरिएस इस टाइप का कैसे आया? कम से कम पेरेंट्स के कैरेक्टर तो मिलने चाहिए उसमें। यहाँ तक कि पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या वजह है आगे जानेंगे। सारा आज ही जान लोगे क्या? देखा आपने कि कैरेक्टर्स मम्मी के पास कैसा था, पापा के पास कैसा है, लेकिन वो ही दोनों कैरेक्टर बेबी के पास नहीं मिल रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये भी नया टॉपिक है, हम जेनेटिक्स में देखेंगे, इसी में देखेंगे। तो वेरिएशंस का मतलब इतना सा ये डिफरेंस, चेंजेस किसके बीच में? द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन सिबलिंग्स। ध्यान रखना वेरिएशंस हम हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में देखेंगे।
वेरिएशंस हमेशा हम सेम स्पीसीज के बीच में देखेंगे। आज ह्यूमन की बात कर लें, डॉग के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, सेम स्पीसीज के साथ कंपेयर करेंगे। कल को आप देखोगे कुत्ते के साथ तो हम मैच ही नहीं कर रहे, है कि नहीं? तो हम क्या देखेंगे? वेरिएशंस सेम स्पीसीज। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज वेरिएशंस? द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी इज नोन एज वेरिएशंस। अब देखते हैं ये वेरिएशंस आया कैसे हैं। सेम पेरेंट इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी वेरिएशंस कैसे आए प्रोजेनीज के अंदर, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, रीजन बिहाइंड द वेरिएशंस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? पहली चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि वेरिएशंस के पीछे रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है इसके पीछे पहला रीजन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है? देखो, या तो गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इफ म्यूटेशन अकर, म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन द डीएनए। अब ध्यान रखना कि ये चेंज कौन से डीएनए में होना चाहिए, जर्म सेल्स के डीएनए में या सोमेटिक सेल के डीएनए में। हम आगे देखेंगे कि सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स क्या होता है, आज ही देखेंगे, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो एक बार के लिए याद रखेंगे कि रीजन क्या है वेरिएशंस के पीछे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे बड़ा रीजन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी ये चीज़ें हो सकती हैं कि कभी जर्म सेल्स के अंदर क्या हो जाए? म्यूटेशंस, या क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम जानेंगे धीरे धीरे, एक एक चीज़ के ऊपर हम कवर करेंगे हर एक चीज़ को कि म्यूटेशन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जिसके पीछे इवोल्यूशन एक फिनोमेना आ रहा है। इवोल्यूशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या आ रहा है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो पेरेंट्स की जैसे ही बेबीज होते, मोनोपेरेंटल, सिंगल पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से बेबीज जो हैं 100% कॉपी होते हैं पेरेंट्स के, कॉपी या क्लोन बोल सकते हैं आप, 100%। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि आप जो मोनोपेरेंटल होता है उसके जो प्रोजेनीज होंगे वो 100% डिसेंबल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। किससे? आइडेंटिकल मतलब 100% किससे सिमिलर होंगे? पेरेंट से। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर। कितनी अच्छी बात है कि हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, इसके पीछे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे अगर कोई डिजीज आ गई है, या तो कंप्लीटली जो प्रोजेनीज है, कंप्लीट स्पीसीज खत्म, ये सारे के सारे बचेंगे। दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, या तो कंप्लीट स्पीसीज खत्म या फिर सारे बचेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? कैसे भी कुछ भी आए, कुछ ना कुछ तो रहेगा, ना तो कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं ना कंप्लीटली बच सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, कोविड। यही वेरिएशन जिसकी वजह से जो फिट थे वो बच गए, जो फिट अनफिट थे वो नहीं बचे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोचो यहाँ अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, 100% आइडेंटिकल होते, या तो सारे के सारे मरते या सारे के सारे बचते, एक भी नहीं मरता फिर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी अच्छी बात है। इसी के पीछे वजह क्या है? वेरिएशंस। इसी के पीछे की वजह है स्पीसीज का नया, मतलब नई स्पीसीज का बनना। दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्यों हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हुआ है। आगे आपको यहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट फिनोमेना फॉर इवोल्यूशन, सेम बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरिएशंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। देखो, हम वेरिएशंस को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में सेल कितने टाइप की है, सेल कितने टाइप की है। देख लेते हैं एक बार, जनरल अपन को क्लासिफिकेशन देखना है सेल का। सेल का जनरल क्लासिफिकेशन देखना है क्योंकि वेरिएशंस अपन को जानना जरूरी है, ठीक है? तो वेरिएशन जानने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए सेल की। क्या है सेल क्लासिफिकेशन? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा ना पहले? तो देख लेते हैं एक बार, सेल क्लासिफिकेशन। कितने टाइप की सेल है? ब्रॉडली हम 2 के अंदर कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी कौन सी होगी? यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आ जाता है? एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, सभी को पता है, बैक्टीरिया, ठीक है? यूकैरियोट्स में कितने टाइप की है? देखो, यूकैरियोटिक सेल को फिर से डिवाइड किया हमने, किसमें? प्लांट सेल,
दूसरा एनिमल सेल। एनिमल सेल को फर्दर डिवाइड किया है दो के अंदर, किसमें? सोमेटिक सेल और जर्म सेल। ठीक है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स। देखो अब जर्म सेल्स को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया है, यहां लिख देता हूं ना, जर्म सेल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इसमें स्पर्म और एग। एग किसके अंदर बनेगा? मम्मी या पापा में? बताओ। ये लो, ध्यान रखना जर्म सेल्स डिप्लॉइड होती हैं और गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड। एग क्या है? हैप्लॉइड। अब ध्यान रखेंगे सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स, दो टाइप की जर्म सेल्स हैं। कौन कौन सी? एग और स्पर्म। सोमेटिक सेल, अब बताओ मुझे कि आपकी बॉडी में सोमेटिक सेल कहाँ प्रेजेंट है? सीधा सा है, जर्म सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी सेल्स कैसी हैं? सोमेटिक सेल्स। इस सेल में, कौन सी सेल में? सोमेटिक सेल्स में अगर चेंजेस होते हैं तो वो इनहेरिटेड नहीं होंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई? बायो ब्रह्मास्त्र याद करो, बायो ब्रह्मास्त्र। वाई सोमेटिक सेल के अंदर अगर चेंज होता है तो क्यों नहीं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है? अरे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो सेल्स रिप्रोडक्शन में भाग ही नहीं ले रही है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी वही तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएंगी। सोमेटिक सेल पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, अब ज़बरदस्ती कैसे करा लोगे, है ना? तो आपको जनरल क्लासिफिकेशन आ गया। सेल को डिवाइड किया हमने कितने? ब्रॉड में, सिंपल में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को फर्दर डिवाइड किया गया है प्लांट में और एनिमल सेल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? एनिमल सेल को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया सोमेटिक के अंदर और दूसरा किसके अंदर? जर्म सेल्स के अंदर। तो जर्म सेल्स आपको पता है कि बॉडी के अंदर मतलब दो टाइप की जर्म सेल्स होती हैं। मेल के अंदर क्या होगा? स्पर्म बनेंगे और फीमेल के अंदर क्या होगा? एग बनेगा, ओवा बनेगा। ठीक है, आगे जाके हम इनका समर करवाएंगे जब डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वेरिएशंस। वेरिएशन मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब है रे, वेरिएशंस का मतलब क्या है? सीधा सा द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। ये डिफरेंस कैसे आया? ये वेरिएशंस कैसे आए? पता चला आपको? कैसे आए? म्यूटेशन, सडन चेंज इन द डीएनए। कहाँ होने चाहिए? सोमेटिक सेल में, जर्म सेल में? जर्म सेल में। सोमेटिक सेल इनहेरिटेड नहीं होंगे, क्यों? पार्टिसिपेट ही नहीं करते, है कि नहीं? तो कहाँ चेंज होने चाहिए? जर्म सेल्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो वेरिएशंस क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, सिबलिंग्स के बीच में डिफरेंस, यही क्या है? वेरिएशंस। रीजन आपको पता ही है, तो हम देख लेते हैं वेरिएशंस के कारण। ठीक है, देखो टू टाइप्स वेरिएशंस है, सोमेटिक वेरिएशंस और जर्मिनल वेरिएशंस। ये वेरिएशन जो हैं दो टाइप के हैं, सोमेटिक वेरिएशंस और जर्मिनल। अब देखो वेरिएशंस क्या हैं? विच अफेक्ट ओनली सोमेटिक सेल। वो वेरिएशंस जो सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स को क्या करेंगे? आपको पता है ना सोमेटिक सेल क्या है, अभी बता के आऊँगा आपको, एक ही मिनट में नहीं हुई अभी तो। सोमेटिक सेल पता है? वो सारी सेल्स जो जर्म सेल्स को छोड़ के जो बची हुई है सारी सेल कैसी हैं? सोमेटिक सेल। ठीक है, क्लियर इतना? सोमेटिक सेल वो वेरिएशन जो सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल को क्या करे? इफेक्ट करे। दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस नॉट इनहेरिटेड, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। क्यों नहीं करता ये भी बताया, क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता रिप्रोडक्शन के अंदर, है कि नहीं? जब अगर रिप्रोडक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो कैसे चेंज लेके आएगा? बताओ, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगा? है कि नहीं? कितना गंदा लगेगा ये कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, दूर बैठा ही नाटक कर रहा है। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसी का तो आना चाहिए, या तीसरे आदमी का जाए कुछ नहीं ना। ठीक है, देखो हम देखते हैं कि किस टाइप के सोमेटिक वेरिएशंस हैं, चेंज आ रहे हैं सोमेटिक सेल के अंदर। सपोज कीजिए किसी का हाथ एक्सीडेंट के अंदर कट गया, तो क्या उसके प्रोजेनी के अंदर भी वो हाथ कटा हुआ आएगा? यही तो सोमेटिक वेरिएशंस है। मैंने बताया ना ये चीज़ कि वो चीज़ें जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, वो चांस देखने को नहीं मिलेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ कट गया, तो क्यों नहीं उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर कटा हुआ आता है? गर्ल्स देखो पियर्सिंग करवाती है, नाक कान गला, नाक कान
आजकल यहाँ आंखों पे, आईब्रोज पे भी करवाते हैं, लिप्स पे भी करवाते हैं आई थिंक ना। तो ये पियर्सिंग बोलते हैं इसको। तो जब ये पियर्सिंग करवाते हैं तो क्यों नहीं इसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये उनके जो बेबीज़ बनेंगे उनमें देखने को नहीं मिलेगा? उनमें भी देखने को मिलना चाहिए ना। फिर कल को कितना अच्छा लगेगा कि आज पियर्सिंग करवाई है मैंने, गोल्ड की वो पहनी हुई है, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर देखने को मिले। अगर ऐसा हो जाता है ना मज़ा आ जाएगा, सारे के सारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर गोल्ड चाहिए सबको, है कि नहीं? तो क्या होगा, पियर्सिंग होगी एक्सीडेंट के अंदर। कैसे भी सोमेटिक सेल के अंदर जो वेरिएशंस आएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। हाथ कट गया नहीं जाएंगे, पेरेंट्स जो प्रोजेनी होंगे बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कटा हुआ नहीं आएगा। पियर्सिंग आप करवा लो कितने, सोने के लालच में नहीं आने वाला है, आने वाला नहीं है, सिर्फ आप में। और ध्यान रखना इस टाइप का वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ये यहीं खत्म हो जाएगा। आप खत्म, ये टाइप का वेरिएशन ही खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा नेचर, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय। इस टाइप का वेरिएशन क्या होगा, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। अब जर्मिनल वेरिएशंस देख लेते हैं, ठीक है। जर्मिनल वेरिएशंस, अच्छा ये हो गया जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस इफेक्ट द जर्म सेल्स। आपको पता है जर्म सेल्स कौन कौन सी है? स्पर्म किस में मिलेगा? मेल के अंदर, और एक किसके अंदर मिलेगा? फीमेल के अंदर। दिस वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। अब देखो ये चेंज अगर आपकी जर्म सेल्स के अंदर देखने को मिले, सपोज कीजिए म्यूटेशन हो जाए जर्म सेल्स के अंदर, सपोज कीजिए आपके जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, मियोसिस डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई किसी के साथ भी जा सकता है, तो क्या वेरिएशंस देखने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्या नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्मिनल सेल्स में वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करे उसके अंदर तो देखने को मिलेगा ही ना, सिंपल सी बात है। तो आगे आपको जर्मिनल वेरिएशंस आर टू टाइप, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। दो टाइप के देखो जर्मिनल वेरिएशंस कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस देखते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। देखो ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस क्यों आते हैं? पहली चीज़, कंटिन्यूअस वेरिएशंस क्यों आते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर। ये देखो ये नई टर्म आ रही है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये हम पढ़ेंगे। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी आपको थोड़ा सा याद रखना है बस, एक बार के लिए, थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद में ये रखने की भी जरूरत नहीं, आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, आ जाएगा। आपको इतना सा याद रखना है कि कंटिन्यूस वेरिएशंस किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और वेरिएशंस क्यों होते हैं, सॉरी रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? ये कंटिन्यूस वेरिएशंस किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब देखो इस टाइप का जो वेरिएशंस है, कंटिन्यूस वेरिएशंस, ये प्रिडिक्टेबल है, हमें पता चलेगा। मतलब प्रिडिक्टेबल मतलब हमें पहले से पता होगा। चेंजेस आर एक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठे होते जाएंगे, धीरे धीरे चेंजेस इकट्ठे होते जाएंगे, वेरिएशंस धीरे धीरे आते जाएंगे, और ये एक्यूमुलेट धीरे धीरे इकट्ठे होते माइक्रो से मैक्रो के अंदर आ जाएंगे और नई स्पीसीज बना लेंगे। ये चेंजेस इतने हो जाएंगे कि एक नई स्पीसीज बना लेंगे। ये ध्यान रखना, नई स्पीसीज बनाने के लिए एक टर्म और आती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, वो होना बहुत जरूरी है। ये नया टर्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हम आगे पढ़ेंगे इसको भी, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। हम इतना सा ध्यान रखेंगे कि जो चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, धीरे धीरे माइक्रो से मैक्रो में होंगे। मतलब धीरे धीरे इकट्ठे होते एक टाइम इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि ये माइक्रो से मैक्रोलेशन में चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि एक नई स्पीसीज ही बना देंगे। तो ये कौन से के अंदर आ गया? कंटिन्यूस वेरिएशंस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस की। व्हाट इज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन? सडन चेंज इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल्स। अगर जर्म सेल्स के डीएनए में सडन चेंज हो जाए, म्यूटेशन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है, चलते फिरते सोते जागते कैसे भी हो सकता है। ऐसे वेरिएशंस जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी भी हो सकता है। सडन चेंज इन द डीएनए इज नोन एज डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता नहीं कि कैसे क्या होगा। इसकी वजह से भी अगर कोई चेंज आ जाता है, हो जाता है जर्मिनल्स के अंदर, जर्मिनल सेल्स के अंदर, तो क्या होगा? नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जाएगा। हो सकता है कि वो नई स्पीसीज बना ले, या कुछ नया कैरेक्टर डेवलप कर ले, या कुछ कैरेक्टर के अंदर जो कैरेक्टर था उसके अंदर थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन किस टाइप का म्यूटेशन है। जो म्यूटेशन है वो किस टाइप का म्यूटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेंजेस आगे जाएंगे क्योंकि जर्मिनल सेल्स के अंदर है। लेकिन किस टाइप का है? बेनिफिशियरी या हार्मफुल है? हार्मफुल होगा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जेनेटिक्स, टाइप ऑफ जेनेटिक्स।
कितने टाइप की है जेनेटिक्स? 3 टाइप की। हम अभी तक देख रहे थे कि जेनेटिक्स में ये होता है वो होता है, क्या देख लिया अपन ने? जेनेटिक्स, हेरिडिटी और वेरिएशंस हमने देख लिया। वेरिएशंस क्यों आते हैं? हेरिडिटी का मतलब क्या है? कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाना। वेरिएशंस मतलब चेंजेस प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में वो चेंजेस कैसे है, वजह आपको पता चली गई। ठीक है, अब टाइप ऑफ जेनेटिक्स देख लेते हैं। कितने टाइप की है? हम देखो सिंपल तरीके से अगर हम देखते हैं तो 3 ही टाइप की जेनेटिक्स है। कौन कौन सी? क्लासिकल जेनेटिक्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इसको हम इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स को हम एक और बोल सकते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसी का नाम है। ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर मेंडलिज्म, मेंडलिज्म इसके अंदर हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, क्रॉसिंग, और ये सब किस में पढ़ते हैं हम? मेंडलिज्म के अंदर। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ, देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए, रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे। जीन का एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे चले गए हम। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो जाएंगे उसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इसके अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन का एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें देखेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर। अब क्या है? इवोल्यूशन जेनेटिक्स, जो मेंडलिज्म की जो प्रिंसिपल है, मेंडलिज्म एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, इसके ऊपर जो पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, इसको दूसरा क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। दूसरा क्या नाम है इसका? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अगर मेंडलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेंडलिज्म की जो प्रिंसिपल है, इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो इसको क्या बोल देंगे हम? एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स या पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, क्लियर इतना? अब नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ जेनेटिक्स। हमने देखा क्लासिकल, अभी जो मैं बता के गया हूँ, क्लासिकल जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ये हम इसके अंदर देखते हैं। मेंडेलियन प्रिंसिपल इसमें देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह सब इसी में देखते हैं। मोलिकुलर जेनेटिक्स में हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ जीन एट मोलिकुलर लेवल। ठीक है, जो भी बता के गया, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्सप्रेशन वगैरह सब, जीन एक्सप्रेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स? एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ एंड अदर लॉ ऑफ जेनेटिक्स ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए, सेम टाइम सेम जगह के अंदर, सेम टाइम सेम जगह, गाना भी है ना एक। पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो क्या होना चाहिए कि जो लॉज हैं मेंडल्स के, वो किसके ऊपर होने चाहिए? पॉपुलेशन के ऊपर। इन लॉज जितने नियम हैं ये सब के सब पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होंगे, उसी को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। हाँ, अब देखो टाइप ऑफ जेनेटिक्स हमने देख लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, हम सब जानते हैं, हाँ हम सब जानते हैं कि कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आज की जेनेटिक्स है और पहले की जेनेटिक्स में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले की जेनेटिक्स बस थोड़ा सा था, ये पता था कि ये कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं और चेंजेस हैं। आज की जेनेटिक्स इतनी एडवांस हो चुकी है, मोलिकुलर लेवल पे हम चले गए हैं कि यहाँ हम डिज़ाइनर बेबीज़ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिज़ाइनर बेबीज़ की हम बात कर रहे हैं। डिज़ाइनर बेबी मतलब मनचाहे कैरेक्टर। मैं चाहता हूँ कि ब्लू आइज़ मेरी बेबी में मिले। वो हनी सिंह का गाना आ गया था ना, तो इतना फेमस हो गया, ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज। तो बोला कि हमारी प्रोजेनी के अंदर ब्लू आइज़ ही चाहिए हमें, या कुछ भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए, तो इस टाइप के हम बेबी डिज़ाइन करने लग गए हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए। तो इस टाइप की एडवांस जेनेटिक्स हो चुकी है अभी तक, डिज़ाइनर बेबीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स की। तो हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सभी को पता है, सभी को पता है कि कौन है? मेंडलिज्म। तो क्या मेंडल ही वाई, देखो वाई मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्यों मेंडल ही क्यों है? क्या किसी ने काम नहीं किया जेनेटिक्स में पहले? सभी को पता है कि मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो क्या इससे पहले कभी जेनेटिक्स में काम नहीं हुआ है? क्यों मेंडल ही फादर है? देखो इसलिए फादर है ये जेनेटिक्स के, क्योंकि पहले आदमी थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में बताया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर दी थी जैसे और साइंटिस्ट जो पहले कर चुके थे। मैं साइंटिस्ट भी नहीं बोलेंगे उनको, फिलोसोफर्स बोलेंगे। मन में आया वो थ्योरीज उन्होंने दे दी, उस टाइम की समझ के अकॉर्डिंग, जो उनमें समझ थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरीज दे दी।
लेकिन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में बात की। बिना एक्सपेरिमेंट इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। मेंडल से पहले क्या थी? देखो, मेंडल से पहले क्या था? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी, आप थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि क्या मेंडल से पहले कोई और थे या सिर्फ मेंडल ही थे? फादर तो हमें पता चल गया क्यों थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बातें की हैं, हवाबाजी वाली बातें नहीं की। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने चीज़ें प्रूफ करके इन्होंने चीज़ें बताई हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। बिफोर मेंडल, मेंडल से पहले क्या थे, या पहले की जो मेंडल से पहले की जो जेनेटिक्स थी वो जेनेटिक्स कैसी थी, वो इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने हाइपोथेसिस नहीं दी है, बाकी के जो फिलोसोफर्स थे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या हाइपोथेसिस ही दी है। ठीक है, और ये हाइपोथेसिस क्या थी? इन्होंने भी हाइपोथेसिस किस चीज़ को लेके दी थी? इन्होंने इसलिए दी थी, इनको ये जानना था कि कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर अपनी अपनी फिलोसॉफी, अपने अपने जो धारणाएं थी, अपने अपने जो उनको समझ थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरीज दे दी, उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी। कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं, इनके बारे में डिफरेंट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। ठीक है, हम इसी के बारे में जानेंगे। देखो, एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम है। मैं हैप्लोइड सेल की बात कर रहा हूँ, जर्म सेल्स की बात कर रहा हूँ। 23 क्रोमोसोम है। उन 23 क्रोमोसोम में कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हर एक ऑर्गेनिज्म की। उसको पता है कि इससे यही ऑर्गन बनेगा, यहाँ पे बनेगा, लोकेशन, पोजीशन, सब चीज़ें डिसाइड हैं। और हर एक ऑर्गन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता है उसको कि लीवर की ये बनेगी, हार्ट की ये बनेगी, इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता है। सिर्फ और सिर्फ एक सेल के 23 क्रोमोसोम में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि पोजीशन और लोकेशन तक फिक्स है, ईयर की जगह ईयर ही। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि ये नोज़ की जगह नोज़ ही क्यों, ईयर क्यों नहीं कुछ और। मैं चाहता हूँ कि मेरे कान की जगह आइज़ आ जाए, ये होना चाहिए था, लेकिन ये फिक्स क्यों? हाथ की जगह हाथ क्यों? क्वेश्चन तो है ना कि ये पोजीशन फिक्स कैसे है? तो यही तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो भी हम पढ़ के आए हैं। अभी धीरे धीरे और क्लियर होती हुई जाएगी। तो मेंडल से पहले क्या था कि हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी, और वो कैसे दी थी आप देखेंगे। अभी देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि अभी जो थ्योरीज आने वाली हैं, देखो जो थ्योरीज आने वाली हैं उसको आप खुद अपने ब्रेन से, साइंटिफिक ब्रेन, मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपका साइंटिफिक ब्रेन डेवलप होता जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये जो थ्योरीज पहले थी और जो आज की थ्योरीज है, क्या डिफरेंस है, क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ही है, आप देखेंगे। आपको लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले क्या, मतलब कि ये जो अब करने वाले नाटक, ये जो इन्होंने बताया, आपको पता चल जाएगा कि मेंडल ही फादर क्यों होना चाहिए था। ठीक है, तो जो ये हम बात कर रहे हैं कि बिफोर मेंडल क्या थे। देखो, जेनेटिक्स को हमने 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया है। जेनेटिक्स को हमने 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया है। जो मेंडल से पहले थे उनको हम क्या बोलेंगे? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। जो मेंडल की जेनेटिक्स है उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलेंगे। प्री मेंडेलियन, देखो मेंडल से पहले क्या था? प्री मेंडेलियन पीरियड, मेंडल का मेंडेलियन पीरियड, और मेंडल के बाद पोस्ट मेंडेलियन पीरियड। तो हम बात कर लेते हैं पहले वाले पीरियड की, उसको बोलते हैं प्री मेंडेलियन पीरियड। मेंडल से पहले क्या क्या थ्योरीज आई हैं, ठीक है। वेरियस प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं जेनेटिक्स को समझाने के लिए सबने, कि कैरेक्टर्स कैसे एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी तक आपको क्लियर हो चुका है पीछे वाला? ये जो मैं उस टाइम में लेके चल रहा हूँ, उस एरा में लेके चल रहा हूँ आपको, जब मेंडलिज्म का नामो निशान नहीं था। क्या क्या बातें बोली उन्होंने मेंडल से पहले, जब मेंडल नहीं था ना, उनके पीछे क्या क्या बातें उन्होंने बोली है वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे मेंडल से पहले वाले को? प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो हम देख लेते हैं। प्री, देखो 3 पीरियड है, कौन कौन से? पहला हो गया प्री मेंडेलियन पीरियड, सेकंड है मेंडेलियन पीरियड, और तीसरा कौन सा है? पोस्ट मेंडेलियन पीरियड। क्यों बताया इन्होंने? टू एक्सप्लेन लाइक बेगेट्स लाइक। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो वो थ्योरीज हम देखते हैं। जो कॉमन है
मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं कॉमन सी, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सारी थ्योरीज के बारे में बात भी नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, हम बात करें प्री मेंडल जेनेटिक्स। प्री मेंडल थ्योरीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग ऑफ थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? मिक्सचर। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। किसका मिक्सचर? बिकाजी भुजिया मिक्सचर। किसका मिक्सचर? कैरेक्टर्स का। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये थ्योरीज हम खुद ही बोल देंगे कि बकवास थ्योरी थी एकदम। ये कब बोल सकते हैं? जब हम मेंडेलियन को पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम नहीं बोल सकते। मैं उस टाइम में लेके चल रहा हूँ जब, अभी देखना, अभी मेंडल को बीच में मत लेके आना। जब तक ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो थ्योरीज उन्होंने दी हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ। मेंडल को बीच में नहीं लाओगे, फिर आप एक एक थ्योरी के ऊपर मेंडल को अप्लाई करोगे, क्या इसके अकॉर्डिंग सही है ये? अभी तक जो हम पढ़ के आए थोड़ी सी जेनेटिक्स, वो थोड़ी मेंडल्स के बारे में ही थी। अब हम बात करें प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। अब ये इससे मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको क्लियर है, इसलिए आप प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के जितने भी लॉज हैं, थ्योरीज हैं, आप इन सबको आप बता दोगे कि क्या ये सही है या गलत है, खुद की समझ के अकॉर्डिंग। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग बता देना कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। प्री मेंडेलियन थ्योरीज आल्सो नोन एज ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज ब्लेंडिंग? मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मम्मी और पापा के कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और वो बेबीज़ के अंदर चले जाते हैं। बताओ, ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल डिस्कार्डेड थ्योरी है, बिल्कुल गलत थ्योरी है, गंदी गंदी बातें करेंगे ये। चलो फिर भी देखेंगे कौन सी बातें करेंगे ये। तो आपको पता है कैरेक्टर्स का मिक्स, अगर ऐसा होता तो F1 जो प्रोजेनी थी उसकी हमने सेल्फिंग करवाई थी, तब सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले थे। वहाँ टोल भी थे, ड्रॉप भी थे और हेट्रोजाइगोट भी थे। नया टर्म आया हेट्रोजाइगोट, टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि मिक्सचर हो जाता तो फिर ड्रॉप नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन आया है, तो वहाँ पे कैरेक्टर मिक्स नहीं है, टोल ही बनते फिर। तो अगर मिक्स होता तो ड्रॉप का नामो निशान नहीं होता F2 प्रोजेनी के अंदर, ठीक है। तो ये थ्योरीज वैसे गलत है। अब आगे आप खुद देखेंगे। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मीन्स दैट मीन्स द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स ब्लेंडेड और मिक्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन टू द प्रोजेनी। नॉट करेक्ट, डिस्कार्डेड थ्योरी है, एकदम बकवास, ठीक है। अब देखो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, मैच करवाने के लिए पूछ लेते हैं कि फ्लूइड थ्योरी किसने दी थी, इसके सामने किसी और को रख देंगे, आपको मैच करवाना है। वेपर थ्योरी किसने दी थी, फ्लूइड थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपन, ठीक है। आ रहा है ना पूरा? हाँ आ रहा है, ठीक। तो देखते हैं वेपर थ्योरी किसने दी थी, पाइथागोरस ने। फ्लूइड थ्योरी किसने दी थी, अरिस्टोटल ने। प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी, ये देख लो किसने दी थी, स्वेमडन, क्या नाम है इसका, स्वेमडन। एपिजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी, KF वोल्फ। पार्टिकुलेट थ्योरी किसने दी थी, मोपरेटियस। थ्योरी ऑफ पैराजेनेसिस किसने दी थी, डार्विन ने। थ्योरी ऑफ जम्पलाज, वेजमैन। सब कुछ जानते हैं इनको, ठीक है। देखो एक चीज़ और, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, ये सभी को पता था कि कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। वेरिएशंस है, ये भी सभी को पता था, ये बात डार्विन को भी पता थी। लेकिन ये वेरिएशंस क्यों है, ये डार्विन को भी नहीं पता था। वेरिएशंस किस वजह से आ रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता था और डार्विन को भी नहीं पता था। डार्विन को पता था वेरिएशंस हैं, इन्होंने फिंचेस के बारे में बताया था ना कि देखो इनकी बीक के अंदर चेंजेस हैं, एक ही प्रोजेनी, मतलब एक ही स्पीसीज़ के हैं, फिर भी एक ही पेरेंट्स के हैं, फिर भी इनके अंदर क्या है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस तो बता पाए थे, लेकिन डिफरेंस क्यों है वो नहीं बता पाए थे। मेंडलिज्म को पढ़ लेना चाहिए था इनको, इन्होंने मेंडलिज्म को नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ने का रीज़न हम जब मेंडलिज्म स्टार्ट करेंगे तब जानेंगे क्यों इन्होंने मेंडलिज्म को नहीं पढ़ा था। इसके पीछे ये खुद हैं जिम्मेदार। जैसे आप नहीं पढ़ते हो, इसके पीछे कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप खुद हो, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये अपनी थ्योरी दे रहे थे उस टाइम, ठीक है, वो बात की बात है, वेजमैन। अब एक एक थ्योरी बात कर लेते हैं। देखो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग, प्री मेंडेलियन थ्योरी से, मतलब प्री मेंडेलियन थ्योरी का जो टाइम था वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ध्यान रखना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। उनके अकॉर्डिंग ये होता था कि जो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, वो मेल ही रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे। बेबी प्रोड्यूसर है, मेल रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो हम पहले बात कर रहे थे वेपर थ्योरी, गिवन बाय फिलोसोफर, ये फिलोसोफर थे, ठीक है, पाइथागोरस। क्या बोला इन्होंने, ड्यूरिंग इंटरकोर्स मोइश वेपर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ मेल बॉडी गेव राइज टू सिमिलर बॉडी इन फीमेल वॉम्ब।
इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है, जो स्वीट आता है पसीना हर एक पार्ट से क्या आता है, वो अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और हर एक ऑर्गन से एक एक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, और वो फीमेल के वोम के अंदर जाके, ये लो, ये थ्योरी वेपर थ्योरी है। क्या मजाक कर रही है? अब बताओ ये थ्योरी सही है या गलत है? खुद बताओ ये थ्योरी सही है या गलत है? क्या कह रहा है? इंटरकोर्स मेटिंग के टाइम मोइस्ट वेपर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है पसीना टाइप से, वेपर फॉर्म के अंदर आता है, फ्रॉम पार्ट ऑफ ए मेल बॉडी, सभी पार्ट से, और पार्ट ऑफ ए मेल बॉडी गेव राइज टू सिमिलर बॉडी इन फीमेल वोम। बताओ, इतनी गंदी गंदी बातें। कोई नहीं, पर दी है तो दी है, पढ़ लेंगे इसको भी। अब है फ्लूइड थ्योरी, किसने दी है ये? एरिस्टोटल ने। इन्होंने क्या बोला है? मेल सीमेन वाज वेरी हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। मेल सीमेन वाज वेरी हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड फीमेल मैन्युफैक्चर जो फ्लूइड है वाज अ फीमेल सीमेन। इसको क्या क्या बोलते हैं? एमसीसी को, मैन्युफैक्चर फ्लूइड को, सीमेन विच इज नॉट प्योर एज मेल सीमेन। आपको पता चल गया कि जो मेल का सीमेन है हाईली प्यूरिफाइड है, ब्लड से बना है। पहली चीज़ तो सीमेन ब्लड से बना है। आज हमें पता है किससे बना है, ब्लड से बनता है सीमेन। ये थ्योरी जो कोई आज भी बहुत चलती है। आज भी कई लोग जो समझदार हैं वो यही बात बोलते हैं। समझदार मतलब समझ रहे हो ना आप, बेवकूफ़। क्या बोलते हैं कि जो सीमेन बना है वो हाईली प्योरीफाइड ब्लड से बना है, और जो फीमेल का है क्या, ये जो फ्लूइड है, मैन्युफैक्चर फ्लूइड, वो क्या है? इम्प्योर है, इम्प्योर है ये। और मेल का क्या है? प्योर एज कंपेयर। ठीक है, जो ये मैन्युफैक्चर फ्लूइड है उसी को क्या बोलेंगे हम? फीमेल का सीमेन बोल देंगे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़। द टू फ्लूइड कॉम्बाइंड ड्यूरिंग कोइटस, मतलब मेल का सीमेन और फीमेल का सीमेन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कंबाइन कर देते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। फीमेल सीमेन प्रोवाइड इनर्ट फ्लूइड न्यूट्रिशन। जो मेल के जो सीमेन है उसको क्या करेंगे, ये बेबी को क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रो एंड मेल सीमेन फ्रॉम द विटालिटी टू द एम्ब्रियो। वापस से देखेंगे, फीमेल सीमेन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड मेल सीमेन फॉर्म द विटालिटी टू द एम्ब्रियो। मतलब मेल के ही स्पर्म में या सीमेन के अंदर क्या होंगे, स्पर्म नहीं सीमेन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हम बात करें ना, तो क्या होगा कि वो जीवन उत्पत्ति करने की जो क्षमता है सिर्फ और सिर्फ मेल के ही पास है। फीमेल का तो इतना सही काम है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करवाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है फीमेल का। और जो फीमेल का जो सीमेन है, जो एग है, जो ओवा है, इम्प्योर है, और मेल का जो स्पर्म बना है, वो जो सीमेन बना है, वो प्योरीफाइड ब्लड है। ये देख लो, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है, तो ऐसी बातें करेंगे। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, ये भी फिलोसोफर थे। अब बात कर लेते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी। देखो ये थ्योरी क्या थी, इन्होंने क्या बोला, प्री फॉर्मेशन मतलब कि कोई बेबी पहले से बना हुआ है, मिनिएचर फॉर्म में। उस फॉर्म को क्या बोल दिया, मिनिएचर फॉर्म। उसको हमने लिटिल मैन बोल दिया, ह्यूमैनिकुलस भी बोल दिया। उसी लिटिल मैन को हमने क्या बोल दिया, ह्यूमैनिकुलस और लिटिल मैन। ठीक है, ये क्या करेगा कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो जाएगा और वहाँ पे डेवलप होगा, पहले से होता है मिनिएचर फॉर्म के अंदर, फिर धीरे धीरे जाके वहाँ पे ग्रोथ होती है। इसका इतना सा प्री फॉर्मेशन मतलब प्री मतलब पहले से बना हुआ, स्पर्म के अंदर, एक के अंदर। अब यहाँ दो कम्युनिटी डिवाइड हो जाती है। वो फिलोसोफर्स जो ये मानते हैं कि जो मिनिएचर फॉर्म है, लिटिल मैन है, ह्यूमैनिकुलस है, वो एक के अंदर होता है, उनको बोल देंगे हम ओवियस्ट। जो ये मानते हैं कि जो मिनिएचर फॉर्म है, लिटिल मैन है, ह्यूमैनिकुलस है, एक ही बात है, जो स्पर्म के अंदर होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, स्पर्मिस्ट। दो कैटेगरी यहाँ बट गई है, दो ग्रुप यहाँ बट गए हैं। जो ये मान रहे थे कि जो स्पर्म के अंदर मिनिएचर फॉर्म है स्पर्मिस्ट हो गए, जो ये मान रहे थे कि एक के अंदर है वो ओवियस्ट हो गए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट टू इट्स ग्रोथ ओनली। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ही जरूरी है, बस फिर बाद में ग्रोथ हो जाएगा। तो देखो वापस से देख लेते हैं। इट्स सेड दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट प्री फॉर्म्ड इन द स्पर्म और एग in a miniature form is known as homunculus little man. This theory is given by Swammerdam. ठीक है, Swammerdam. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो यही आ गया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये फिंगर्स दिख रही है आपको, ये हैंड्स दिख रहे हैं, ये लेग्स। इन्होंने ऐसे बना दिया कि प्री फॉर्मेशन है, स्पर्म के हेड के ऊपर पहले से ही बना हुआ है,
मिनिएचर फॉर्म है, वो ये फीमेल के वो मतलब एम्ब्रियो में यूट्रस में जाएगा और वहाँ पे ग्रोथ करेगा, ये काम है, सिर्फ पहले से बना हुआ है। अब यहाँ दो कैटेगरी मैंने बताई आपको कि जो ये मानते थे कि स्पर्म के अंदर मिनिएचर फॉर्म है, पहले से बनी हुई एक इमेज है, मतलब पहले से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है जो जाके सिर्फ ग्रोथ करेगा, जो स्पर्म है स्पर्मिस्ट, जो ये मानते थे कि एक के अंदर है, ओवियस्ट बोलेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट में, ये देख लो, प्री फॉर्मेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है, स्पर्मिस्ट, ओवियस्ट। दिस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बिलीव ह्यूमनकुलस आर प्रेजेंट इन स्पर्म ओनली, ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे हम, जो ये मानते थे स्पर्मिस्ट। दिस ग्रुप ओवियस को जो सिर्फ ये मानते थे कि सिर्फ ये जो ह्यूमनकुलस है ओवा में प्रेजेंट होगा, वो ओवियस्ट हो गए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वाज द वोम वेयर द ह्यूमनकुलस ग्रू, मतलब इतना सही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जहाँ पे ये जाके ग्रो कर लेगा, बस और कुछ नहीं है, पहले से बना हुआ है, ग्रो कर लेगा। और फीमेल आर प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, मतलब मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर। बताओ, आप बताओ कि क्या मेल और फीमेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस टाइम की थ्योरीज थी प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिजेनेसिस, ठीक है, गिवन बाय के.एफ. वोल्फ। रिफ्यूज द प्री, ये क्या किया था इन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि नाइदर एग और नो स्पर्म हैड द स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमनकुलस, ना तो स्पर्म के पास है ना एग के पास है लिटिल मैन जैसी कोई स्ट्रक्चर, मिनिएचर फॉर्म, बट द गैमेट्स एग एंड स्पर्म contained substance are capable of forming the organized body after fertilization, कि एक फर्टिलाइजेशन के बाद ऑर्गेनाइज बॉडी कौन बनाता है, स्पर्म एंड एग फ्यूज होने के बाद, ठीक है। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस सजेस्ट दैट मेनी न्यू ऑर्गन एंड टिश्यू विच आर ओरिजिनली एब्सेंट डेवलप सब्सिक्वेंटली, ठीक है। हाउएवर वोल्फ बिलीव दिस टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलप ड्यू टू सम मिस्टीरियस वाइटल फोर्स। ये देखो, ये यहाँ आके इन्होंने भी ब्लंडर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर थ्योरी। व्हाट इज पर्टिकुलर थ्योरी? ही कंसिडर्ड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय माइन्यूट पार्टिकल्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिससे हेरिडिटी कंट्रोल होती है, विच कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। इन्होंने बोला कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होते हैं कि ये माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ही कंसिडर्ड दैट द हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय माइन्यूट पार्टिकल्स विच कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पार्टिकल्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ही प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस, दैट मीन्स बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? पेनाजेनेसिस। किसने दी थी ये? चार्ल्स डार्विन ने। ही थॉट दैट एवरी सेल ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस ए टीनी पार्टिकल्स इज नोन एज जेम्यूल्स या पेनजीन। ये क्या कह रहे थे कि बॉडी का हर एक सेल एक ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, एक पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है, जेम्यूल रख देंगे या पेनजीन रख देंगे। दीज जेम्यूल्स आर मूव्ड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलोंग विथ ए स्ट्रीम ऑफ ब्लड एंड कलेक्ट इनटू गैमेट्स। ये लो कर दिया कि उन्होंने ब्लंडर। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स होंगे हर एक सेल एक ऑर्गन एक मतलब पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, उस पार्टिकल्स उन्होंने जेम्यूल्स बोला, और क्या बोला, पेनजीन उन्होंने बोला। दीज जेम्यूल्स आर मूव्ड इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो जेम्यूल्स होंगे ये कहाँ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। बताओ, ब्लड के थ्रू मूव करेंगे ये। एंड कलेक्ट द गेमिट्स, जो गेमिट्स के अंदर होंगे, जो गेमिट है रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर कलेक्ट होते जाएंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जेम्यूल्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर फ्यूज। दिस थ्योरी डिस्कार्डेड बाय विजमान। दिस थ्योरी क्या कर दिया, डिस्कार्ड किसने कर दिया, विजमान ने। क्यों कर दी इसने डिस्कार्ड, क्यों कर दिया इन्होंने डिस्कार्ड? क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि ब्लड के थ्रू क्या जा रहा है, सारे के सारे पार्टिकल जेम्यूल्स कैसे जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू, और गेमिट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के टाइम दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ऐसे बोला उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। किसने, जो पेनजेनेसिस की जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड किया था, किसने, विजमान ने। विजमान ने क्या बोला, विजमान प्रपोज द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म टू एक्सप्लेन हेरिडिटी। इन्होंने जर्म प्लाज्म की थ्योरी क्या की, इन्होंने एक्सप्लेन की है और हेरिडिटी को समझाने के लिए। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म डिस्कार्डेड
द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये किसने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? लेमार्क ने। किसने दी थी ये? लेमार्क। अकॉर्डिंग टू विजबान द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल क्या रखेगी? सोमेटोप्लाज्म। जर्म सेल्स क्या रखेगी? जर्म प्लाज्म। ठीक है, दो सेल से बना है, सोमेटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म। सोमेटिक सेल, सोमेटोप्लाज्म किस में होगी? सोमेटिक सेल्स में। जर्म प्लाज्म किस में होगी? जर्म सेल्स में। सोमेटोप्लाज्म ये क्या होगा? मोर्टल होता है ये, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है। और क्या होगा? ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, इमोर्टल है ये, नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता रहेगा। और ये जिसके अंदर ये चेंजेस हुआ है, यहाँ जिसके अंदर चेंज हुआ है, ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। विजमैन एक्सपेरिमेंट कि किसके ऊपर? 21 जनरेशन तक माइस के टेल के ऊपर इन्होंने क्या किया था कि 21 जनरेशन तक इन्होंने कट कर करके देखा कि कौन से चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं। तो इन्होंने टेल को कट की, इन्होंने टेल को कट की, एक जनरेशन पहले एक माइस की कट की। तब जब उनकी प्रोजेनी वापस से बनी, तब उन्होंने देखा कि वापस से टेल आ गई। तब इनको लगा कि अच्छा कुछ गलती हो गई होगी, इस बार थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन में इन्होंने सेम चीज़ की, टेल को कट किया अच्छे तरीके से। वापस से जब देखा तो वापस थर्ड जनरेशन में ये ऐसे ही रिपीट किया बार बार एक्सपेरिमेंट को, 21 जनरेशन तक सेम चीज़ टेल आ रही थी। तब उन्होंने थ्योरी दी कि जो चेंजेस हैं वो जर्म प्लाज्म में आने चाहिए। सोमेटिक सेल में अगर चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस इनहेरिटेड नहीं होंगे, मोर्टल होंगे, वो उसी के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल्स रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं, कैसे वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं? है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ये देखो, इन्होंने ये बोला कि जो चेंजेस जर्म प्लाज्म में होंगे वो चेंजेस ही नेक्स्ट में जाएंगे, इनहेरिटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, क्योंकि वो सेल्स, जर्म सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ तक इतना क्लियर हो चुका था, यहाँ तक इतना क्लियर हो चुका था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट, मतलब मेल ही, यहाँ देखो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, वहाँ पे ये यहाँ तक ये प्रूफ हो चुका था कि दोनों मेल एंड फीमेल इक्वली रेस्पॉन्सिबल है बेबी बनाने में। एक चीज़ इन्होंने क्यों दिया था प्री मेंडेलियन, ये समझाने के लिए कि कैरेक्टर्स कैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई कह रहा था कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट मतलब मेल का ही ज़्यादा रोल है, मेल डोमिनेंट है, और प्री फॉर्मेशन में कुछ और मानना था, स्पर्मेसिस थे, कुछ ओवियस थे। ठीक है, डार्विन ने कुछ और बोला, अरस्तु ने कुछ और बोला। आपने देखा किस किसने क्या बोला। यहाँ तक इतना प्रूफ हो चुका था कि जो पेरेंट्स हैं वो जो दोनों हैं वो इक्वली रेस्पॉन्सिबल है बेबी प्रोड्यूस करने में, सिंगल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बात, दोनों ने सेम कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स के अंदर जितनी टर्मिनोलॉजी है उसको एक बार हम देख लेंगे, और ये टर्मिनोलॉजी एक बार क्लियर होगी, यकीन मानिए आपको जेनेटिक्स एकदम ईजी लगने लग जाएगी। आई थिंक कि आपको ये देखने के बाद थोड़ी सी सोच डेवलप हो जाएगी ईजीली, आपको पता चल जाएगी कौन सी थ्योरी सही है या कौन सी थ्योरी गलत है। इसलिए आपको देखो ये लेक्चर्स कंप्लीट रखेंगे अपन, कंटिन्यू रखेंगे हम यहाँ पे जब तक कंप्लीट बायोलॉजी नहीं हो जाती है। आपको पता चल गया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के अंदर क्या हुआ था, सोमेटिक और जर्म प्लाज्म कौन सी इनहेरिटेड होगी आपको पता है। और साथ में पैनजेनेसिस के अंदर क्या बोला था इन्होंने, फर्टिलाइजेशन के अंदर, पैनजेनेसिस के अंदर एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जर्म प्लाज्म को आपको आ गया कि डिस्कार्ड किसने की थी पैनजेनेसिस की, ये किसने दी थी पैनजेनेसिस की, डार्विन ने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि बॉडी का हर एक पार्ट क्या करेगा, हर एक सेल एक ऑर्गन क्या बनाएगी, पार्टिकल्स रिलीज करेगी, टेनी पार्टिकल जेम्यूस और पेन जीन बनाएगी, और ये ब्लड के थ्रू आगे तक जाएगी। तो किसी ने ये बोल दिया कि बॉडी का हर पार्ट, जैसे कुछ लीवर है सपोज कीजिए, लीवर से कुछ पेन जीन निकलेगा, हार्ट से कुछ पेन जीन निकलेगा, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे,
जाके गेमिट्स के अंदर जाके इकट्ठे होंगे, फिर नए प्रजनी बनाएंगे, तब ये वापस से डेवलप होंगे। तो किसी ने कहा कि अगर सपोज कीजिए किसी माँ के हाथ कटा हुआ है, किसी का ईयर कटा हुआ है, किसी का नोज़ कटा हुआ है, या कुछ और आपको कुछ एक्वायर्ड कर लिया कुछ कैरेक्टर्स को, तो क्या अगर हैंड नहीं है माँ के, डार्विन ने यही बोला ना, डार्विन ने यही तो बोला कि ही थॉट दैट एवरी सेल ऑर्गन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस ए टेनी पार्टिकल्स को क्या बोला इन्होंने, जेम्यूल्स, पेंजिन। और ये क्या कहा कि जेम्यूल्स कैसे जाएंगे, पेंजिन कैसे जाएंगे, ब्लड के थ्रू गेमेट्स के अंदर जाएंगे और ये फ्यूज होंगे, फिर बेबी बना लेंगे। सपोज कीजिए कि इन्होंने बोला हर एक सेल, हर एक बॉडी का ऑर्गन, हर एक टिश्यू एक पेंजिन रिलीज़ कर रहा है, बना रहा है। सपोज कीजिए इतना हार्ट कट गया किसी का, तो ये तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गन से एक पार्टिकल बन रहा है। आई, नोज, किसी के आइज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में तो आई होगी नहीं फिर। तो ये थ्योरी बिल्कुल डिस्कार्डेड थी, डार्विन ने दी थी ये थ्योरी, उम्मीद नहीं थी इनसे ये, लेकिन दे दी उन्होंने। फिर इनको डिस्कार्ड किसने किया, पेंजिनेसिस को, जर्म प्लाज्मा। इन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, चेंजेस सोमेटिक सेल में होंगे तो नहीं जाएगी, जर्म सेल्स में जाएंगी तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। कुछ भी कह रहे हो, हर एक पार्ट से नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट के अंदर अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ये नोट्स ले लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा टाइम बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी बायोसाइंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको थोड़ी सी भी इशू है कि ये आपको नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिए होंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।